आज अपन शुरुआत करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो देखिए, सबसे पहले ये कंपनियां भारत में आती है व्यापारिक उद्देश्य के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं इनका क्रम। तो देखो, कुछ परिचय पहले कर लेते हैं अपन कि 1453 में कस्तूनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने से भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। तो 1453 में क्या हुआ था, कस्तूनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके कारण भारत और यूरोप के जो स्थल मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए थे, रुक गए थे, जिससे क्या है भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला था इसकी वजह से। अब दूसरा रास्ता उन्होंने क्या है कि समुद्री मार्ग है वो ढूंढा था। कि 15वीं शताब्दी के अंत में हुई भौगोलिक खोजों ने भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो 15वीं शताब्दी के अंत में भौगोलिक खोजों ने भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों में देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि समुद्री मार्ग से वो व्यापार ज़्यादा हुआ था। पुर्तगाल एवं स्पेन देश भौगोलिक खोज में अग्रणी थे। तो सबसे ज़्यादा अग्रणीय देश है पुर्तगाल और स्पेन है, वो भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। नए नए देश उन्होंने खोज की और फिर व्यापार करने लगे थे। अब देखो, अपन बात करते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये लो कि पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ये इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली राजकुमार का नाम क्या है? हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन किया। तो पुर्तगाली राजकुमार कौन था? हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन किया था। अब देखो, आगे अपन बात करते हैं बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलो बार्थोलोम्यो डियाज ने को पुर्तगाली शासक जॉन द्वितीय ने यात्रा पर भेजा। तो बार्थोलोम्यो डियाज को किसने भेजा? पुर्तगाली शासक था जॉन द्वितीय ने भेजा। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर को तूफानों का अंतरीप यानी केप ऑफ स्टोरम कहा। यानी उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर को तूफानों का अंतरीप या केप ऑफ स्टोरम कहा, लेकिन जॉन द्वितीय इसका नाम क्या बदल दिया? यानी उत्माशा अंतरीप। क्या नाम रख दिया? जॉन द्वितीय ने इसका नाम उत्माशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप रख दिया था। ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, यानी केप ऑफ गुड होप रख दिया था नाम, या इसका नाम होगा उत्माशा अंतरीप। ये किसने? जॉन द्वितीय ने रखा था। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के तूफानों का अंतरीप या केप ऑफ स्टोरम, ये तो इसने रखा था जो आपका बार्थोलोम्यो डियाज ने। लेकिन उसके बाद में जॉन द्वितीय शासक था, उसने इसका नाम उत्माशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप रख दिया था। इंपॉर्टेंट है ये। और 1487 में बार्थोलोम्यो डियाज ने उत्माशा अंतरीप में अफ्रीका का दक्षिणी छोर की खोज की थी। ये पूछा गया है एग्जाम में। 1487 में बार्थोलोम्यो डियाज ने यानी उत्माशा अंतरीप या उसको केप ऑफ गुड होप को जो नाम रखा, वो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी छोर था, इसकी खोज 1487 में की थी। आगे बात करते हैं अपने भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार रहा। अब देखो, ये क्वेश्चन है कोई हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्रम के बारे में। सबसे पहले आए थे भारत में पुर्तगाली, इसके बाद में आए थे डच, और फिर इसके बाद में अंग्रेज, इसके बाद में डेन, इसके बाद में फ्रांसीसी। अब ये आपको क्रम है अवरोही में पूछा जा सकता है, अवरोही या एक आरोही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, अवरोही में शब्द कितने? 4। ठीक है ना? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो पहले आए हैं ये नहीं, अवरोही में उल्टा आपको करना है। पहले कौन आए थे? जैसे इसमें अवरोही, आरोही का तो मतलब सीधा सा आ गया कि भाई पुर्तगाली है,
डच है, अंग्रेज है, डेन है, फ्रांसीसी, इस तरह तो ये अरब हो जाएगा। और अरब में क्या हो जाएगा, जैसे फ्रांसीसी पहले आएगा, फिर डेन आएगा, फिर अंग्रेज आएगा, फिर डच है, फिर पुर्तगाल, इस तरह। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक जो पूछा गया है, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, फिर कौन आए थे, डच, और अंग्रेज 3 नंबर पर, और फिर डेन और फ्रांसीसी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो, नोट लगा के लिखे गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापित हुई। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1599 में। अब उसने 1600 ईस्वी से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। अब जो व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला है 1600 ईस्वी में मिला था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्रश्न के अनुसार कि क्या पूछा गया है, स्थापना दोनों डेट एक साथ नहीं आएगी ना। तो व्यापार करने का अधिकार पत्र कब मिला था, 1600 में मिला था, यह आपको ध्यान रखना है। किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित होकर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत आई थी। तो देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ई में स्थापित होकर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में आई। अब बात करते हैं, स्पेनिश कंपनी चीन तक ही सीमित रही, भारत नहीं आई। तो स्पेनिश कंपनी है चीन तक ही सीमित रही, भारत नहीं आई थी। आगे बात करते हैं अपन, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1600 यानी 1961 में गए थे, यानी गोवा से उसे निकाला गया था। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में ही जाने वाली एकमात्र शक्ति थी। अब देखो, भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियां उनका दुर्गीकृत व्यापारी केंद्र थे, जिनमें बड़े गोदाम भी थे। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन हर हालत में पूछा ही जाता है। देखो, ये मैं आपको भारत में यूरोपीय कंपनियां और स्थापना वर्ष, देखो ये रहा। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है हर हाल में। देखिए कि पुर्तगाल है, कंपनी का नाम है एस्तादो दे इंडिया, कंपनी का नाम है एस्तादो इंडिया, और स्थापना 1498 में। हॉलैंड की कंपनी का नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, कंपनी क्या नाम है, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, 1602 में। फिर देखो, इंग्लैंड की कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष है 1599। वैसे जो व्यापार करने का अधिकार 1600 ईस्वी में मिला था, ये भी ध्यान रखना। फिर देखो, डेनमार्क है, डेनमार्क कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम देखो एक जैसे मिल रहे हैं इनके ना। तो अब देखो, 1616 में इसकी डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी। अब है फ्रांस, फ्रांस में कंपनी देश इंडेसे ओरिएंटलेस, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी देश इंडेसे ओरिएंटलेंस, यानी 1664 में। फ्रांस की कंपनी क्या नाम है, कंपनी देश इंडेसे ओरिएंटलेंस, 1664 में। फिर देखो, स्वीडन की कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1731 में। स्वीडन की कंपनी क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1731 में। इस तरह की कंपनियों का वर्ष रहा है। अब आगे बात करते हैं अपन, देखिए ये देखो, अब बात करते हैं अपन विस्तार से यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादे दे इंडिया, क्या नाम था, एस्तादे इंडिया था। वास्को डिमा समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वास्को डिगामा है वो समुद्री रास्ते से आने वाला पहला पुर्तगाली यूरोपीय यात्री था, वास्को डिगामा। और कब आया था, ये 1498 में आया था। अब वह अब्दुल मनीक नामक गुजराती और पथ प्रदर्शक की सहायता से था, यानी वहाँ पर गुजरात में एक व्यक्ति का नाम है अब्दुल मनीक,
उसकी सहायता से वो भारत आया। अब देखो, वास्को डिगामा को पुर्तगाल के शासक इमेनुअल ने भेजा था। किसने भेजा था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का शासक कौन था? इमेनुअल ने भेजा था। अब देखो बात करते हैं अपन पुर्तगाल पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की। तो पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने क्या है, 17 मई और 1498 को कालीकट, देखो 17 मई याद भी रखना, ये 1400 कालीकट बंदरगाह जो केरल तट पर है ये, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारतीय समुद्री मार्ग की खोजें की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 17 मई को आया था ये कालीकट पर बंदरगाह पर पहुंचकर समुद्री मार्ग की भारतीय सबसे पहले उन्होंने खोज की थी। किसने? वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 में। अब बात करते हैं कालीकट। कालीकट वर्तमान कोझिकोड के शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। देखो कालीकट के शासक कौन था, ये भी पूछा गया है। जमोरिन था, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया, किंतु अरब व्यापारी ने उसका क्या किया था? विरोध किया था। जमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि थी। जो जमोरिन है कालीकट के हिंदू शासकों की क्या थी? उपाधि थी। भारत से वापस जाते समय वास्को डिगामा जहां में काली मिर्च भरकर ले गया था। तो काली मिर्च है, क्योंकि केरल में काली मिर्च है, लौंग है, इलायची, ये गरम मसाले वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब देखो इसे 60 गुना फायदा हुआ, इस काली मिर्च से 60 गुना फायदा किसको हुआ था? वास्को डिगामा काली मिर्च वो साथ में ले गए थे। अब देखो आगे बात करते हैं अपने कि इससे इससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला था। इससे क्या हुआ था? अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन भी मिला था। अब बात करते हैं अपन कि 1500 ईस्वी में वास्को डिगामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। देखो 1500 में वास्को डिगामा के बाद दूसरा यात्री भी पूछा जाता है ये पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल कालीकट भारत आया था। और 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत में आया। दूसरी बार कब आया था? 1502 में। पहली बार आपको पता ही है 1498 में। तो दोनों डेटें ध्यान रखना। अब ये बात करते हैं वास्को डिगामा 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत में, और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई और कोच्चि में दफनाया गया था। तो देखो वास्को डिगामा 1524 में तीसरी बार भारत आया तो उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो उसको कोच्चि में दफनाया जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं इसकी। पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चि में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की। वे पहला किला भी बनवाया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चि में अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापना की। वे पहला किला भी बनवाया था। इंपॉर्टेंट है ये। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नानूर में स्थापित की। कहाँ की थी? कन्नानूर में। और पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला यानी दुर्ग 1503 में कोचीन में ही बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसका निर्माण अल्बुकर्क ने करवाया था। किसने करवाया था? अल्बुकर्क ने। इस समय वायसराय नहीं था, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था ये। तो प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हैं उसको, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यानी पुर्तगाली वायसराय। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है इसका कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये 1505 से लेकर 1509 तक रहा। अब इसकी बात करें ना अपने, तो यानी 1505 से और 1509 के बीच में रहा। और अल्मीडा ने एक नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने अपनाई थी। तो यह आपको ध्यान है इसमें रखना है। अब देखो अपन इसकी और आगे बात करते हैं कि इस नीति का उद्देश्य भारत व व्यापारी एकाधिकार बनाए रखने हेतु समुद्र पर नियंत्रण रखना था। तो इस नीति के तहत उद्देश्य क्या था? भारत इन पर व्यापारी एकाधिकार बनाए रखना था। अतः इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर बस्तियां बसाई।
तो समुद्री तट से लग रहे हैं ना, वहाँ पर क्या है कि उन्होंने बस्तियाँ बसाना शुरू कर दी थी अल्मीडा आसपास में। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बात करिए, देखो आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं किया उन्होंने ना, केवल तटीय क्षेत्रों पर ही किया था। अल्मीडा 1509 में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को यानी चोल, या इसको अपन कह सकते हैं चोल की जगह ये चाउल भी मिलता है कई जगह ना। देखो ये शब्द है ना चाउल। तो यानी अल्मीडा ने 1509 में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को चोल या चाउल की लड़ाई में पराजित कर, तो चाउल यानी चोल या चाउल की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। इसमें उन्होंने क्या किया था, लड़ाई में पराजित कर दमन और दीव पर अधिकार कर लिया था। तो ये है ना आपका दमन व दीव, ठीक है ना, दमन और दीव, इन पर क्या है कि उन्होंने अधिकार कर लिया। किस कौन सी लड़ाई में, यानी अल्मीडा ने 1509 में टर्की, गुजरात व मिस्र की संयुक्त सेना को, तीनों को संयुक्त सेनाओं को पराजित किया चाउल की लड़ाई में, या उसको कह सकते हैं चौल की लड़ाई ना। उस लड़ाई में उन्होंने क्या किया था, दमन दीव है उस वो प्राप्त कर लिया था अल्मीडा ने। तो इस तरह ये पहला आपका पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 में। अब कल अपन बात करेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क की दूसरे की ना। तो ये आज अपन इतना ही करेंगे। धन्यवाद।